नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत भी हमेशा की तरह एक प्रार्थना के साथ करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए आपके अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पंच तत्वों की या पंच महाभूत की। और ये पंच तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये पांच तत्व आपको अपने चारों तरफ तो नजर आते ही हैं और इनकी इंपॉर्टेंस फिजिकली तो हमें है ही, लेकिन हमारी बॉडी में भी ये पांचों तत्व किसी ना किसी रूप में मौजूद रहते हैं। और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये पांचों तत्व बहुत जरूरी है और इनसे हमारा रिलेशन अच्छा होना भी जरूरी है। तो हमने पिछले एपिसोड में दो तत्वों की बात की थी। वो था पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये ग्रॉस तत्व है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आज हम तीसरे तत्व की बात करेंगे जो भी ग्रॉस तत्व है, यानी कि हमारी बॉडी में उसका अमाउंट काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट। अब ये भी एक स्थूल एलिमेंट है। हमने देखा था कि पहले जो सबसे पहला एलिमेंट हमने लिया था पृथ्वी एलिमेंट, उसको हम पांचों सेंसेस से फील कर पा रहे थे। उसके बाद हमने लिया था जल, उसको हम चार सेंसेस से फील कर पा रहे थे। अब जो तीसरा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, अग्नि एलिमेंट, यानी कि अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, इसको हम तीन सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला, आप इसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, अग्नि की तपन को आप महसूस कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। देन आप अग्नि की आवाज को सुन सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कौन से दो सेंसेस आप यूज में नहीं ले सकते यहाँ पे? आप अग्नि को टेस्ट नहीं कर सकते और अग्नि को आप स्मेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें आपका कम हो गई हैं। आप दो सेंसेस को आप इसमें यूज नहीं कर सकते, लेकिन तीन सेंसेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अग्नि जो है वो दो तरह से काम करती है। आपने देखा होगा कि एक अग्नि डिस्ट्रक्टिव होती है, जो कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को जला देती है। लोग जब आतंक फैलाने पे आते हैं तो घर जला देते हैं, लोग दूसरे लोगों को जला देते हैं, उनके मकानों को जला देते हैं, व्हीकल्स को जला देते हैं। ये एक जो अग्नि है, ये बर्न और डैमेज कर रही है। दूसरी तरफ यही अग्नि जब दिए के रूप में प्रकाशित होती है तो ये आपको लाइट एंड शाइन देती है। पूरे जो जगह है उसको जगमगा देती है, रोशनी देती है, सौम्यता देती है, शीतलता देती है, हमें जीवन पथ को देखने में मदद करती है जब हमारे पथ में अंधकार होता है। तो यही अग्नि तत्व जो है वो हमारे शरीर में भी मौजूद होता है। अब हमारे शरीर में जो फायर है वो प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगेगा? देखिए, आप अपनी बॉडी को टच कीजिए, आपको हमेशा एक वार्मथ फील होगा। और वहीं पे अगर आपने कभी किसी डेड बॉडी को टच किया है तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी होती है। तो ये जो गर्माहट है हमारे शरीर में, ये इंडिकेट करती है हमारे शरीर में अग्नि तत्व की प्रेजेंस को। हम यानी कि मनुष्य, यानी कि ह्यूमन बीइंग, हम जो हैं वो वार्म ब्लडेड एलिमेंट एनिमल्स है। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो
या 50 डिग्री सेल्सियस हो, हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखती है। तो ये वाले जो एनिमल्स, मतलब जैसे ह्यूमन बींग है, ऐसे कई और एनिमल्स भी हैं जो वार्म ब्लडेड है और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और ये मेंटेनेंस क्यों संभव होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अग्नि है। तो ये तो हुआ पहली चीज कि अग्नि जो है वो हमारे शरीर को वार्म रखती है। दूसरा है, अग्नि हमारे शरीर को प्यूरिफाई करती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही अग्नि जो है वो प्यूरिफिकेशन के काम में ली जाती है। साइंटिफिक वे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब भी हम डॉक्टर्स कोई ऑपरेशन करते हैं, उससे पहले वो जितने भी उनके औजार काम में आने वाले होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं, किसी ना किसी तरह से उसको हीट करते हैं। पुराने जमाने में भी जब इतना ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था और कहीं कोई कट लगाना होता था, तो जो भी वैद्य थे वो क्या करते थे, जो भी उनका औजार जिससे वो इस काम को करते थे उसको अग्नि में जला के पहले उसको स्टरलाइज करते थे। उसके सारे कीटाणु जो है वो अग्नि से मर जाते हैं। इसका साक्ष्य जो है हमें अपने दैनिक जीवन में मिलता है। विवाह जैसा पवित्र बंधन जो है वो अग्नि को साक्षी मान के किया जाता है। फेरे जब लिए जाते हैं तो अग्नि को साक्षी माना जाता है। जितने भी आपके पुण्य, क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव काम होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हुआ, आपको कोई भी अच्छा काम घर में करना होता है, तो उसके लिए हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जहाँ पे फिर हम अग्नि को यूज में लेते हैं। तो अग्नि जो है, दूसरा काम इसका हो गया, एक तो वार्मथ प्रेजेंट प्राप्त आपको प्रदान करना, और दूसरा जो है प्यूरिफिकेशन का काम करती है। अग्नि से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। अब आजकल जो है वो हम इस तत्व पे बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, और इस वजह से अग्नि तत्व का हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो रहा है, और इसके कारण हमको कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये प्रॉब्लम शारीरिक भी होती हैं और मानसिक भी होती हैं। जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने लगती है तो हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, हमारे जो दिमाग है उसमें शिथिलता आ जाती है, डलनेस आ जाती है, हम प्रोकेस्टिनेट करने लगते हैं, चीजों को टालने लगते हैं, कल करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो हमारे अंदर पावर नहीं होती है। अब हमारे शरीर में जो अग्नि होती है वो तीन तरह की अग्नि होती है। अब वो कौन कौन सी अग्नि होती है वो देखते हैं। पहली अग्नि है जठराग्नि, जिसको कहते हैं फायर ऑफ आवर बॉडी। अब ये क्या है जठराग्नि? जठराग्नि को डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं। जिस तरह से, जब मान लीजिए आपने लकड़ी को जलाया, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, वो कोयले में कन्वर्ट होती है और फिर कोयला राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहाँ एक सॉलिड लकड़ी थी जो एक पेड़ की तरह लगती थी, उसको आपने एक राख के ढेर में कन्वर्ट कर दिया। एक पूरे बड़े लकड़ी के गट्ठर को आप एक छोटी सी जगह पे राख के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। सिमिलरली, हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हमारे पेट में जो जठराग्नि प्रेजेंट होती है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है, और उसको अल्टीमेटली बहुत छोटे टुकड़ों यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, जो कि आपके शरीर के द्वारा इजीली एसिमिलेट हो सकता है, आपके ब्लड में इजीली घुल जाता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जठराग्नि का सबसे बड़ा काम है, ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने के काम में आती है। अब जब आपकी जठराग्नि प्रचुर मात्रा में नहीं होती है या हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। भूख नहीं लगनी, जिसको कहते हैं मंदाग्नि, या आपको जो है वो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अपच हो जाता है, आपको जो खाना आप खा रहे हैं वो पचता नहीं है क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होता। ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो आप एब्जॉर्ब करने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता। ये सब जठराग्नि की कमी की वजह से होता है। दूसरा, जब आपके खान शरीर में ये चीजें प्रॉब्लम होती है तो आप में पैशन की कमी हो जाती है, किसी भी काम को करने की एक जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है।
आप में ड्राइव नहीं आती वो, कि मान लीजिए कि मुझे ये काम करना है, तो मेरे अंदर एक उत्साह जो होता है वो उत्साह कम हो जाता है। और ये सब जठराग्नि की कमी की वजह से होता है। तो ये हुई पहली जठराग्नि। दूसरी है मनस अग्नि यानी कि चित्ताग्नि, यानी कि फायर ऑफ माइंड। अब ये जो होती है ये ज्ञान की अग्नि होती है। अब ये ज्ञान की अग्नि जो होती है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत ही पैशनेटली, पूरी तरह से डूब के आप उस काम को कर रहे हैं। वो काम कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपको अपने बहुत ही फेवरेट पर्सन के लिए कोई डिश बनानी हो, अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या किसी भी अच्छे दोस्त के लिए आपको कोई डिश बनानी है, कोई आपके घर आ रहा है और आप अपने मन से, पूरे मन से उस डिश को बनाते हैं। तो आप पूरी तरह से तल्लीन होके वो काम करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कविता लिखनी है, आप कविता लिखने के शौकीन है या कहानी लिखने के शौकीन है, और आप डूब के बैठे हैं उस कहानी को लिखने में, और आपके मन में विचार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो आप पूरी तरह से उसके अंदर तल्लीन है। इस वक्त आपकी मनस अग्नि प्रबल होती है। और या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आप बहुत पैशनेट है उसको लेते लेकर, तो आप उस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं। अब जब ये चित्त अग्नि यानी कि आपकी मनस अग्नि जब इतनी तीव्रता से चलती है, तो वो आपकी जठराग्नि को भी स्लो डाउन कर देती है। उस वक्त आप देखिए, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बिल्कुल भूख महसूस नहीं होगी। आप जब कोई चीज पढ़ रहे होंगे या आप अपना इंटरेस्टिंग कोई काम कर रहे होंगे, या जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और जो आपको पसंद भी है, जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपको भूख प्यास सब गायब हो जाती है। हाँ, जब आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको याद आता है आज मैंने खाना नहीं खाया। फिर आपकी जठराग्नि प्रबल होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी चित्ताग्नि यानी कि मनस अग्नि प्रबल होती है। तो उस वक्त जठराग्नि जो होती है वो उसको शांत, उसको वो थोड़ी सी लेस एक्टिव हो जाती है। तो ये है आपकी मनस अग्नि। अब मनस अग्नि आपके लिए क्या काम करती है? देखिए, अगर मनस अग्नि जो है वो आपके अंदर प्रज्वलित होती है, तो आप एनालाइज किसी चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपकी मनस अग्नि प्रबल है। उसके बाद में ये आपकी मेमोरी को यूज कैसे करना है, जो भी आपकी प्रीवियस मेमोरीज आपके माइंड में स्टोर है, उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले मैंने अपना सेशन लेते वक्त ये गलती की थी, तो अब मैं वो गलती ना करूं, वो मेमोरी रिटेंशन है मेरी दिमाग में, और उसको काम में लेने का काम करेगी मेरी चित्ताग्नि या मनसाग्नि। ठीक है। आपकी जितनी भी लर्निंग्स आपने प्रीवियस ली है, वो आपको आगे यूज करने में मदद करती है आपकी चित्त अग्नि, आपको प्रॉब्लम फेस करने में। ये लर्निंग्स और जो आपके दिमाग में है उसको आगे इंप्लीमेंट करने में और करंट प्रॉब्लम्स को फेस करने में आपकी मनस अग्नि आपकी हेल्प करती है। अब अगर ये मनस अग्नि ना हो तो क्या होगा? आपका माइंड डल हो जाएगा, आपका मेमोरी लॉस होने लगेगा, कोई चीज आपको याद नहीं रहेगी, आपको इवेंट रिकॉल नहीं होंगे। मान लीजिए कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको हेलो किया, नमस्कार किया, आपको नाम ही याद नहीं आएगा कि इसका नाम क्या है। या कई बार आप सोचेंगे कि मैं वहां गया था, वो मैंने वहां पे क्या किया था। या कभी एक पेड़ का नाम भी आप सोचने लगेंगे, अरे इसका नाम ही मैं भूल गया। तो ये सब होता है जब आपकी मनस अग्नि या चित्त अग्नि यानी कि फायर ऑफ माइंड जो होता है वो कम होने लगता है। तीसरी तरह की अग्नि होती है भूताग्नि, यानी कि एलिमेंटल फायर। ये होती है फायर ऑफ स्पिरिट। अब ये जो है वो बहुत ही मिस्टरिक टाइप की अग्नि है, जिसको आप बहुत ज्यादा, मतलब एकदम सटल रूप में आपको नहीं देख सकते, आप उसको स्थूल रूप में नहीं सकते, सटल रूप में आपके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो पावर है आपके शरीर में, ये आपकी विल पावर के रूप में काम में आती है। विल पावर आपको पता ही है, विल पावर की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो काम करते हैं जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको घुटने का दर्द है, बहुत प्रॉब्लम है आपके घुटने में, आपसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी विल पावर के दम पे आप आधा घंटा अपने घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, या आप हर 1 घंटे में 1-2 राउंड लगाते हैं। ये आपकी विल पावर के कारण ही संभव हो सकता है। ये है आपकी भूताग्नि। ये भूताग्नि जो है वो आपको नए काम करने की हिम्मत देता है। ऐसे काम जो आप करने से डरते हैं, उसको करने के लिए ये आपको प्रोवोक करता है, उठो चलो करो। ये काम कौन करता है? आपकी भूताग्नि। अब
आपकी ये भूताग्नि किस तरह से प्रखर होती है? ये तप करने से प्रबल होती है। जब आप तपस्या करते हैं किसी भी चीज के लिए, आप जब ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तब वो आपकी प्रबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने फास्ट किया। फास्ट करना इज नॉट इजी। आप थोड़ी देर, आप एक टाइम खाना मत खाइए, देखिए आपका क्या हाल होता है। और आपने देखा है कि लोग पूरा पूरा दिन फास्ट करते हैं, पूरा दिन छोड़िए, रमजान में लोग पूरा महीना फास्ट करते हैं। जैनियों के चातुर्मास में 4 4 महीने तक फास्ट करते हैं। सावन में हिंदू लोग कई बार फास्ट करते हैं। तो ये जो फास्टिंग की पावर है, ये जो विल पावर है, ये आपको भूताग्नि से ही मिलती है। फिर उसके बाद में आप वैल्यूज फॉलो करते हैं। देखिए आज भी कई लोग, जब जमाना इतना मॉडर्न हो गया है, तो भी अपने पुराने जो वैल्यूज है उसको फॉलो करते हैं। भले ही उनके लिए उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अब आज के टाइम में, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वे जाके वो उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे कई लोग कुएं का पानी पीते हैं। आज भी मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो आप घर में जो पानी आता है वो नहीं पीते, वो कुएं पे जाके ही पानी लाते हैं, भले ही वो कितनी भी दूर हो। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज है। ये कौन उनको ये करने के लिए मोटिवेट करता है? वो है उनकी भूताग्नि। फिर आपके जो भी मान लीजिए आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, जो उसने काम किया है उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उस गुस्से को दबा के उससे शांत भाव से कंफर्टेबली अगर बात कर रहे हैं, वो है बिकॉज ऑफ योर भूताग्नि। आपकी विल पावर, आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इसे कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है। Yes, this is because of your willpower, that is your भूताग्नि या एलिमेंटल फायर। अब ये जो तीनों फायर्स मैंने आपको अभी बताई है, जठराग्नि, आपकी मनस अग्नि और भूताग्नि, इनको कैसे अपनी बॉडी में प्रबल किया जाए, कैसे इससे अच्छा रिलेशन बनाया जाए ताकि ये हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जठराग्नि को कैसे प्रबल किया जाए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सन बाथिंग। सन बाथिंग का मतलब है आप 1 घंटा कम से कम सन में रहिए। सुबह या शाम की धूप आप ले सकते हैं अगर गर्मी ज्यादा है तो, और अगर ठंड है तो आप किसी भी वक्त पे धूप ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब आप सन बाथिंग करें, जब आप सूर्य का प्रकाश लें, तो आपने कम से कम कपड़े पहने हुए हो। आप ऐसी जगह बैठिए जहां आप कम से कम कपड़े पहन के बैठ सकते हैं, ताकि आपका पूरा शरीर जो है वो सन के एक्सपोजर में आए। या अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनिए, पतले कपड़े पहनिए, ताकि उससे होकर धूप अंदर आ सके। सन बाथिंग करते हुए एक और चीज ध्यान रखने वाली है, अपनी नेवल को आप एक्सपोज रखिए, नेवल पे सनलाइट आनी चाहिए। तो ये आपकी जठराग्नि को प्रबल करेगा। मन्नास अग्नि को प्रबल करने के लिए, जो चित्त अग्नि है, जो आपकी फायर ऑफ माइंड है, उसको प्रबल करने के लिए एक त्राटक का ध्यान करना होता है। त्राटक का ध्यान क्या होता है? आप एक कैंडल जला लीजिए और पंखा वगैरह या जितनी भी खिड़कियां वगैरह उसको बंद कर लीजिए, और अपनी आई लेवल पे उसकी लौ को रखिए। और कुछ समय तक, जब तक आप पलक ना झपका सके, उसको अच्छे से उसको देखिए। लगातार उस लॉ को देखिए। लॉ जो होती है वो 3 तरह की होगी उसमें। एक सबसे लाइट कलर जो टॉप वाला होगा, ऑरेंज कलर, उसके बाद येलो कलर और फिर ब्लू कलर। ये तीनों जोन्स हैं। इसमें आप एक बार येलो कलर पे ध्यान दीजिए, एक बार ऑरेंज कलर पे ध्यान दीजिए, एक बार ब्लू कलर पे ध्यान दीजिए, और चौथी बार आप पूरी इंटायर फ्लेम पे ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए मैंने अपना ध्यान पूरा उस फ्लेम के ऊपर रखा। मान लीजिए मैंने 1 मिनट, शुरू में मैं 1 मिनट से शुरू करती हूँ, कि 1 मिनट तक मैंने आंखें खोली। हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, बट कोशिश कीजिए, आपकी आंखों से पानी आता है, आप आने दीजिए, एक टॉवल लेके साथ में बैठिए। तो 1 मिनट तक मैंने लगातार कैंडल को देखा विदाउट ब्लिंकिंग माई आईज। उसके बाद मैंने 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। अब वही कैंडल जो है वो आपको, और अपना ध्यान जो है वो अपनी भौं के बीच में लेके आइए। वही कैंडल की लौ आपको दिखाई देगी। अब वो कैंडल की लौ इधर उधर फ्लक्चुएट करेगी। आप ट्राई कीजिए कि उसको एक जगह पे स्थिर कर सके। तो इस तरह से आप 4 बार करेंगे। एक बार आप ऑरेंज लॉ पे फोकस करिए, एक बार येलो लॉ पे फोकस कीजिए, फिर ब्लू लॉ पे फोकस कीजिए, और फिर एंटायर पूरी फ्लेम पे फोकस कीजिए। ये कहलाता है त्राटका मेडिटेशन या त्राटका ध्यान। त्राटका ध्यान जो है एक शत कर्म, जो अपने पुराने योगा में जो होता है वो शत कर्म होते हैं, शत कर्म। इन शत कर्मों में से एक कर्म है त्राटका। ये आपकी मनस अग्नि को बैलेंस करने के काम आता है।
तीसरी होती है आपकी भूताग्नि, यानी कि आपकी फायर ऑफ स्पिरिट। इसको जागृत करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो काम करने का मन नहीं है उसे सबसे पहले शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको आज योगा करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, और आप योगा करने के लिए मैट पे आ जाइए। आपको जहां 1 घंटा करते हैं आप आधा घंटा करिए, बट आप करिए। आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी किचन में घुस के आप खाना बनाइए। मतलब आप कंफर्ट जोन से जब बाहर आके काम करेंगे तो आपकी भूताग्नि जो है वो प्रज्वलित होगी। तो इस तरह से हम अपनी तीनों तरह की फायर को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा एलिमेंट, फायर एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट आता है आपका एयर एलिमेंट, यानी कि वायु तत्व। अभी तक के जो तीनों एलिमेंट हमने लिए थे वो स्थूल एलिमेंट थे, ग्रॉस एलिमेंट्स थे। ये सूक्ष्म एलिमेंट है, यानी कि सटल एलिमेंट है वायु। वायु जो है इसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं कि हवा चल रही है। गर्म हवा है, ठंडी हवा है, आप फील कर सकते हैं। आप इसकी आवाज को सुन भी सकते हैं। जब हवा चलती है आपकी सरसराहट सुनाई देती है। अंदर बैठे बैठे आपको पता चल जाता है कि बाहर तेज हवा चल रही है या धीरे हवा चल रही है, या हवा नहीं चल रही है। क्या नहीं कर सकते? आप उसे स्मेल नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते। देख आप इस सेंस में चलते हैं कि आपको हवा के कारण कुछ हिल रहा है तो वो आपको लगेगा कि हवा चल रही है, बट हवा को इटसेल्फ आप नहीं देख सकते। अब हवा जो है ये शक्ति का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। फॉर एग्जाम्पल पवन पुत्र हनुमान, और हनुमान का नाम आते ही शक्ति का नाम आता है। भीम, जिनमें कहा जाता था कि 1000 हाथियों का बल है, वो भी वायुपुत्र ही थे। तो वायु में एक शक्ति होती है। अब आपने देखा है वायु की शक्ति को आप कब फील करते हैं? जब बहुत तेज तूफान आता है, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं। हवाएं जब तेज चलती है, साइक्लोन्स आते हैं, पूरे गांव के गांव उजड़ जाते हैं, और आपके पूरे घर पेड़ सब अपरूटेड हो जाते हैं। बवंडर जो आता है वो उसके रास्ते में जितनी भी चीजें आती है उन सब को उजाड़ देता है। तो ये पावर है एयर एलिमेंट में, हवा में। अब हमारे शरीर के लिए एयर एलिमेंट कैसे जरूरी है? देखिए, आपको ये पता है कि हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है। इसी तरह से हमारे शरीर के लिए हवा भी जरूरी है, एयर एलिमेंट जरूरी है। बल्कि खाने के ना खा के तो आप फिर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप कुछ मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। कुछ मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, नॉर्मल इंसान तो आई थिंक 2 मिनट से ज्यादा हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब देखिए, जिस तरह से मान लीजिए मेरा अपना कंप्यूटर चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, हमारे यहाँ लाइट जल रही है, ठीक है, ये सब करने के लिए आपको जरूरत किसकी है? पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की। इसी तरह से हमारे अंदर जो जठराग्नि है, हमारे अंदर की जो पावर है, उसको जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसको जलाने के लिए हमें हवा की, यानी कि वायु तत्व की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब एयर एलिमेंट की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी मूव करती है ड्यू टू एयर एलिमेंट। हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, एयर एलिमेंट की वजह से। आपके सेंसेस में कोऑर्डिनेशन होता है। मुझे प्यास लगी, मैंने अपना कप उठाया, मैंने उसको होठों तक लाई, उसको पानी पिया, ये सब कोऑर्डिनेशन कहाँ से आ रहा है? वायु तत्व के कारण। आपको पसीना आता है, पसीना क्यों आता है? हवा के कारण आपके शरीर का पसीना इवेपोरेट होता है, आपकी शरीर की गर्मी कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है हवा के कारण। अब देखिए, जिस तरह से अग्नि 3 तरह की होती है, वायु भी 3 तरह की होती है। पहली वायु है प्राणवायु। प्राणवायु जो है वो इनहेलेशन में आती है, मतलब हम उसको अंदर लेते हैं। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन, जो भी हम हवा के द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हैं अपनी नाक से, ये श्वास नली से होती हुई आपके दोनों लंग्स को पूरा फुलाती है। लंग्स के एक एक जो उसका सैक होता है उसके अंदर हवा पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से आपकी बॉडी और माइंड के एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे आपका शरीर जिंदा है, एक्टिव है, सेल्स में जाके ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर ये प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ना आए,
तो क्या होगा? आपकी बॉडी में डलनेस आ जाएगी, लैक ऑफ आइडियाज, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, न्यू थॉट्स ही नहीं आएंगे। दूसरा है समान वायु। समान वायु होती है आपकी बॉडी के मिड पार्ट में, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। प्राणवायु आपने इनहेल की, अंदर जाके जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, वो वायु है आपकी समान वायु। और ये हमारी जठराग्नि के लिए फ्यूल का काम करती है। आपको पता है कि किसी भी अग्नि को जलने के लिए वायु की जरूरत होती है। अगर वायु नहीं होगी तो अग्नि नहीं जल पाएगी। उसी तरह से हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, ताकि डाइजेशन ठीक से हो, उसके लिए आपको वायु की जरूरत होती है। और ये वायु होती है समान वायु। और हमारी बॉडी में फूड का एसिमिलेशन, यानी कि हर एक सेल तक फूड का पहुंचना भी इसी के कारण संभव हो पाता है। अब एक तरफ तो ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, दूसरी तरफ ये माइंड में थॉट्स को भी डाइजेस्ट करती है। कई बार हमें नई चीजें पता लगती हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस पे बिलीव करना। तो उसको बिलीव करने के लायक कौन बनाता है उन थॉट्स को? हमारी समान वायु। तो ये थॉट्स का हमारे माइंड में एब्जॉर्प्शन करवाती है। फिर हमारी जितनी भी इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, कोई वर्बली आपको बताता है तो सीखते हैं, ये आपको इंटरनलाइज करने में मदद करती है, ताकि आप उसको अपने अंदर रिटेन कर सकें और आगे जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकें या उसको यूज में ले सकें। इसके लिए आपकी समान वायु काम आती है। अब अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है? आपके डिसीजन पावर कम हो जाती है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपकी बेली पॉट फूल जाती है, मतलब जिसको कहते हैं तोंद निकलना। अंडर वेट आप हो जाते हैं कभी कभी इसके कारण। आपकी मेमोरी रिटेंशन कम हो जाता है और आप जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं। अब तीसरी वायु होती है अपान वायु। अपान वायु जो होती है वो आपके शरीर से एक्सक्रीशन का काम करती है, चीजों को निकालने का काम करती है। ये भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपको अंदर प्राणवायु लेना है, उसी तरह से जो आपकी अननेसेसरी चीजें हैं, जो आपकी एक्सक्रीटरी वाली चीजें हैं, जो आपके लिए हार्मफुल चीजें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। और वो बाहर निकलते हैं अपान वायु की तरफ। तो उसका मूवमेंट जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की डायरेक्शन में होता है। अब ये जो होता है, जितने भी आपके माइंड से भी ये कई नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने के काम में आती है। कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी बैड मेमोरीज होती है, बैड एक्सपीरियंस होते हैं, और कई लोगों के प्रति आपने कई लोगों ने आपके साथ बुरा किया होता है, तो वो आपके लिए बैड मेमोरीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इनका हमारे दिमाग से निकलना बहुत जरूरी होता है। और इसको हमारी बाहर माइंड में से और बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है अपान वायु। और अगर इसका हमारे शरीर में बैलेंस नहीं होता है अपान वायु का, आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या डायरिया हो जाएगा, या फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन टाइप प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, या आपको माइंड की हैवीनेस हो जाएगी, जहां पे आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। ठीक है। अब आप किस तरह से इन सब चीजों को, ये जो वायु तत्व है उसको अपनी बॉडी में किस तरह से बैलेंस करें? तो देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर इसके फायदे बताती हूँ क्यों होता है ये फायदेमंद। सबसे पहले आप अपनी एक नासिकाग्र मुद्रा बनाते हैं इस तरह से। आपका थंब और ये वाली फिंगर ओपन रहेंगे, और ये दो फिंगर थंब के बेस पे रहेगा। इसको प्रणव मुद्रा या नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। इससे आप अपनी पहले नॉर्मल सांस लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी राइट नॉस्ट्रल को इससे बंद करेंगे, दूसरा हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में आपके घुटने पर रहेगा। किसी भी आरामदायक पोज में आप बैठ सकते हैं। इसको बंद करेंगे और यहां से आप इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से। जितना लंबा आप अपने तरीके से इनहेल कर सकते हो उतना करिए। इनहेल करने के बाद आप दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लेंगे, और उसके बाद में आप अंगूठा हटा के राइट नॉस्ट्रल को ओपन करके उसे बाहर निकाल देंगे। इनहेल, रोकेंगे, एक्सेल। वैसे ये जो रेशियो होता है वो होता है 1:4:2। यानी कि अगर आपने एक में एक 10 सेकंड के लिए 1 मिनट सांस लिया, तो 4 मिनट रोकना है और 2 मिनट इसको निकालने में लगाना है।
लेकिन ये आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी करिए। तो अब इसका बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इनहेल करते हैं तो आप अपनी जो प्राण वायु है उसको बैलेंस करते हैं। जब आप उसको रिटेन करते हैं अपने अंदर दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके, तो आप अपनी समान वायु को बैलेंस करते हैं। और जब आप इसको एक्सहेल करते हैं तो आप अपनी अपान वायु को बैलेंस करते हैं। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर में तीनों तरह की वायु को बैलेंस करता है और पूरे वायु तत्व को बैलेंस करके आपको एक स्वस्थ वायु तत्व के साथ में एक स्वस्थ रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अब चलते हैं हम अपने पांचवें और आखिरी पंच महाभूत की तरफ, वो है आकाश तत्व। अब ये आकाश जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना बाकी सभी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। आकाश मतलब स्पेस। अब आप देखिए, सपोज मेरे पास ये टेबल रखा है, ये चेयर रखा है, डेक, ये लैपटॉप रखा है, सोफा रखा है, कई सारी चीजें आपके घर में रखी हैं। ये रखना पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास स्पेस है, और इस स्पेस के कारण ही बाकी सब चीजें अपनी अपनी जगह पे रखी हुई हैं। और यही काम आकाश एलिमेंट का हमारे शरीर में होता है। अब आकाश तत्व का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है उस पे बात करते हैं। देखिए, चीजें रखी है हमारे घर में वो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि अगर मैं एक छोटे से रूम में बेड लगा दूं, सोफा लगा दूं, इधर मैंने अपना टीवी भी रख दिया, मैंने यहाँ पे एक्वेरियम भी रख दिया, मैंने यहाँ पे अपना एक टेबल चेयर भी रख दिया, अगर मैं एक छोटे से रूम में ये सब रख दूंगी तो क्या होगा? मेरे चलने के लिए ही जगह नहीं रहेगी, किसी के आने जाने के लिए जगह नहीं रहेगी। वो रूम क्या होगा? क्लटर्ड हो जाएगा। तो मुझे उस स्पेस को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, मुझे डी क्लटर करना पड़ेगा। ये तो हुई हमारे बाहर के स्पेस की बात। अब हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड में जो नेगेटिव विचारों का क्लटर हमने भर रखा है, जो पुराने कटु अनुभवों का क्लटर भर रखा है, जो लोगों से हमारी दुश्मनी कभी हुई थी उनको हमने भर रखा है, जो कभी हमने शेम फील की थी वो हमारे दिमाग में अभी तक मौजूद है, जो हमारा कभी किसी से झगड़ा हुआ था वो आदमी आज भी हमारे सामने आ जाता है और हमको वो सारी मेमोरीज याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने दिमाग में भरा हुआ है। उन सबको आपको डीक्लटर करना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में स्पेस क्रिएट हो, आकाश तत्व आपके शरीर में बैलेंस हो। आप अपने आप को कई बार अननोइंगली कई चीजों का विक्टिम मान लेते हैं। मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से ये बीमार हुआ, मेरी वजह से मेरे बच्चों का सही करियर सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये कई ब्ला 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 बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप अपने आप को दोषी मान लेते हैं। तो देखिए, अपने आप को दोषी मानना बंद कीजिए। आपने कई काम जो किए हैं उसके अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए हैं तो कई कामों के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। तो खैर जो भी है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो हो चुके हैं। अब उसको भूलने की कोशिश कीजिए, उसको अपने दिमाग में लेकर मत बैठिए। अगर आप इन सबको अपने दिमाग में लेकर बैठेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको हेडेक होगा, आपको बॉडी एक हो जाएगा, आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी जिसको इंसोम्निया कहते हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। अब ये देखिए क्या होता है कि कई बार हम बहुत अच्छा फूड, बिल्कुल हेल्दी फूड आप ले रहे हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ही प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप सही टाइम पे सोने के लिए आ जाते हैं, बट स्टिल आपकी बॉडी में लेथार्जिक है, आपकी बॉडी लेजीनेस आपको रहती है, आपको जो है पेन रहता है आपकी बॉडी में, आपको नींद नहीं आती है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आपकी बॉडी में आपने सब कुछ बैलेंस कर रखा है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल प्रॉपर है। फिर ये जो सारी प्रॉब्लम होती है उनको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ये साइंस की लैंग्वेज में या साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। यानी कि आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, साइको मीन्स दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, सोमैटिक मीन्स आपकी बॉडी पे उसका असर आ रहा है। ठीक है, आप आपकी बॉडी, आपने आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, आपका खाना प्रॉपर है, आपके सारे मिनरल्स विटामिन एवरीथिंग इज प्रॉपर, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे एवरीथिंग इज प्रॉपर, बट द थिंग इज आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसके कारण आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं।
तो ये जो दबे हुए इमोशंस आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हुए हैं, उनको आपको निकालना होगा। तभी आपकी बॉडी का क्लटर कम होगा, आपके माइंड का क्लटर कम होगा, और आपका आकाश तत्व जो है बैलेंस होगा। कौन कौन से इमोशंस आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं? गिल्ट। जितनी भी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अनरिजॉल्व रिलेशंस हैं, कई बार मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में बात की थी, कई बार हमारी किसी से बोलचाल बंद हो जाती है, और वो बहुत ही गंदे नोट पे होती है, मतलब उसको आपने बिना रिजॉल्व किए, आपको किसी से बात नहीं करनी, आप मत करिए। लेकिन आप उस रिश्ते को जो छोड़ते हैं, एक पॉजिटिव नोट पे छोड़िए, ताकि दिमाग में आपके या सामने वाले व्यक्ति पे उसका कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में लेटर टाइम तक ना रहे। ठीक है? आपको डिस्ट्रैक्शन जो है वो भी गिल्ट, गिल्ट के कारण आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आप चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब गिल्ट भी जो दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी गिल्ट और एक अनहेल्दी गिल्ट। हेल्दी गिल्ट की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आज मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं की, सोने के लिए मैंने आधा घंटा और सो गई, अब मुझे गिल्ट हो रहा है, दिस इज हेल्दी गिल्ट, होना चाहिए गिल्ट। आज मैंने सुबह 2 समोसे खा लिए, मुझे गिल्ट होना चाहिए, ताकि मैं इतना अनहेल्दी फूड डेली में ना खाऊं। लेकिन एक गिल्ट, मान लीजिए कि मैंने आज मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी डिश बनानी थी, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मैं नहीं बना पाई, सिंपल रोटी सब्जी बना दी। ठीक है, ये कोई बहुत ऐसा गिल्ट नहीं है, इसको आप लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है? आपने अपने लिए कुछ हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि मेरे को तो अपने मान लीजिए कि मुझे तो कोई बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदनी थी 50 लाख की, अब मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, तो मैंने अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट क्यों किए? ये मेरा प्रॉब्लम है ना। तो ये अनहेल्दी गिल्ट है जो आपने खुद ने अपने लिए क्रिएट किया है। ठीक है? तो आप, हेल्दी गिल्ट इज गुड फॉर यू बट अनहेल्दी गिल्ट इज नॉट गुड फॉर यू, तो उनको आप अपने जीवन से हटाइए। दूसरा है आपका जो नेगेटिव इमोशन है वो है रिसेंटमेंट, क्रोध जो आपको आता है, हर छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा कर देते हैं। ये एंगर जो है, ये आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है हर चीज के लिए। एंगर एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों पे करते हैं, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपके ऊपर आता है। ठीक है? आपको कई बार अपने फ्रेंड्स पे जो गुस्सा आता है, कई सालों पहले किसी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ किया होगा, आपको जब भी आप उसको देखोगे आपको वो गुस्सा वापस आ जाएगा। किसी टीचर ने आपको डांटा, जब भी आप उसको देखोगे आपको वो याद आ जाएगा। आपके पेरेंट्स ने आपको कभी कुछ कहा है, आपको बार बार वो चीजें याद आती रहेंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया था। ये सारी चीजें जो है, ये आप अपने दिमाग में लेकर बैठते हैं, और आप उसको जैसे ही देखते हैं आपको वो क्रोध आ जाता है। और ये आपके जो बिटर थॉट्स हैं, ये आपको अपने पास्ट से चिपकाए रखते हैं, जिसके कारण आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, आप अपने माइंड को डिक्लटर ही नहीं कर पाते। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करें आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए? फॉरगिवनेस। जी हाँ, माफ करना सीखिए। बहुत बड़ी चीज है माफ करना, बहुत छोटी सी लगती है, सॉरी बोल देते हैं, बट ये सॉरी बोलने के लिए आपको बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो फॉरगिवनेस जो है, ये एक ऐसी चाबी है जो आपको हर तरह के गम से आजाद कर देती है, हर तरह के नेगेटिव इमोशन से आजाद कर देती है। आपने सॉरी बोल दिया, आपका काम खत्म हुआ, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से फ्री हो गए कि मैंने जो कुछ भी किया मैंने माफी मांग ली। ठीक है? फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि मैंने किसी को माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस उसके साथ वो रिलेशन रखिए, या आपको, ठीक है कोई बात नहीं आपने कर दिया, अब आपको जरूरत नहीं है उसके साथ वापस उस पाथ पे चलने की। बट आपने अपने माइंड के लिए, अपनी सेटलमेंट के लिए उसको माफ कर दिया। वो माफ आपने उसको उसके लिए नहीं किया है, आपको आपने अपने लिए किया है, ताकि आपके दिमाग में उस नेगेटिव इमोशन का बोझ ना रहे, आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले। ठीक है? जो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो वो खूबसूरत मोड़ क्या है? फॉरगिवनेस। आप हर चीज को भूल के चलिए, जो हो गया अच्छा हुआ। तो इस तरह से आप अपने आप को फ्री कर लेंगे, और आप अपने हार्ट को ओपन रखेंगे, हर बात को एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना सीखिए। तो आपके शरीर में स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने शरीर में 5 तत्वों के बैलेंसिंग की बात की।
तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ की जो मैंने बातें की है आपसे, इन पांचों एलिमेंट्स को अपने शरीर में बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से नहीं है, ये पुराने जमाने से इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि हम बीच में इसकी महत्वता भूल गए थे। बट अगेन आज आप देखिए, किसी भी आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हर जगह आपको इनका उपयोगिता और इनका महत्व नजर आएगा। हर बात में, सांस लेने में, सांस छोड़ने में, प्राणायाम, ये सब किससे रिलेटेड है? ये आपके इन्हीं तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।